सूक्ष्मजीव एवं खाद्य संरक्षण यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। ये सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं। आकार में ये 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻10 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे रोटी पर उपस्थित फफूंद को आवर्धक लेंस द्वारा देखा जा सकता है, जबकि अन्य सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब जानेंगे कि सूक्ष्मजीवों का आवास यानी हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका आवास कहाँ होता है? सूक्ष्मजीव संपूर्ण जैवमंडल में पाए जाते हैं। ये मृदा में भी, जल में भी, वायु में भी तथा पादपों और जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। ये उच्च स्तर की अनुकूलता को दर्शाते हैं तथा कठोर परिस्थितियों जैसे गर्म जल का झरना हो, रेगिस्तान हो या दलदली क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। ये प्रायः समूह में रहते हैं। सूक्ष्मजीवी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इन्हें अनेक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सूक्ष्मजीव जिसे हम जीवाणु कहते हैं यानी बैक्टीरिया, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये सूक्ष्मतम एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें पादपों के समान दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। इनमें क्या होती है? दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। आकार के आधार पर जीवाणु निम्न 4 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता बैसिलस यानी छड़ाकार, दूसरा होता है कॉकस यानी गोलाकार, तीसरा होता है अस्पायरलिम, ये होता है सर्पिलाकार, तथा चौथा होता है विब्रियो यानी कौवाकार, है ना। जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि दूध में पाया जाता है, राइजोबियम ये दलहनी फसलों के गांठ में पाया जाता है। दूसरा है सूक्ष्मजीव कवक, जिसे फंजाई भी कहते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए ये विषमपोषी होते हैं। ये इसका उदाहरण ईस्ट होता है, पेनिसिलियम होता है, एस्परजिलस होता है तथा राइजोपस होता है, जो कि ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है। ब्रेड मोल्ड को राइजोपस कवक कहते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवों का समूह होता है जिसमें जंतु सदृश लक्षण पाए जाते हैं, यानी वो जंतु के समान लक्षण इसमें पाया जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं, जैसे अमीबा, पारामीशियम, ये सब जो है वो प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोआ है। ये शैवाल यह एक सरल पादप सदृश जीवों का समूह है। इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। यह प्रकाश स्वपोषी होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज तथा स्पाइरोगायरा। अब है विषाणु यानी वायरस। ये ऐसे परजीवी सूक्ष्मजीव हैं जो केवल होस्ट की जीवित कोशिकाओं में ही जनन करते हैं, यानी होस्ट में ये घुस जाते हैं और वहीं से ये अपना वृद्धि करने लगते हैं। ऐसे ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं। अब है इन सूक्ष्मजीवों से हमें क्या लाभ होते हैं। सूक्ष्मजीवों को कुछ लाभदायक क्रियाएं भी हैं, जैसे घरेलू उत्पादों में हम दही बनाते हैं ना,
दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। जीवाणु लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसे भटूरे व इडली में मिलाकर उन्हें मुलायम व छिद्रित बनाया जाता है। दूसरा है आटा। जब यीस्ट को गूंथे हुए आटे में मिलाया जाता है तो उसके श्वसन के परिणाम स्वरूप CO2 गैस उत्पन्न होती है। यह गैस के बुलबुले आटे में भरकर उसके आयतन को बढ़ा देते हैं। इस आटे का प्रयोग ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाने में किया जाता है। यीस्ट मिला देने से क्या होता है, आटा फूल जाता है ना। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे पेस्ट्री हो गया, केक हो गया या ब्रेड हो गया, वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। अगला है पनीर। इसका निर्माण फटे दूध से किया जाता है। कॉटेज पनीर को स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है पनीर को। अब इसका दूसरा लाभ उद्योगों में होता है। उद्योगों में क्या करता है, किण्वन किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का उपयोग बृहत स्तर पर अल्कोहल, मदिरा तथा एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए किया जाता है। शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही किण्वन कहलाती है। इसका खोज जो है लुईस पास्चर ने 1857 ईस्वी में किया था। शर्करा से क्या बना लिया, अल्कोहल, मदिरा, मदिरा मतलब शराब, और एसिटिक अम्ल बनाया जाता है, सिरका जिसको कहते हैं। इसका उपयोग औषधि में भी किया जाता है। इनका प्रयोग रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने हेतु किया जाता है। एंटीबायोटिक, उदाहरण पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दूसरा है, टीका में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये एक विशिष्ट रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। ये मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं। इन्हें एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रविष्ट कराने पर उपयुक्त एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिनके द्वारा रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं या कह सकते हैं कि मर जाते हैं। अगला होता है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु व नील हरित शैवाल वातावरणीय नाइट्रोजन को अस्थिर करने का काम करते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो दलहनी पौधों में पाया जाता है, जैसे चने के पौधे में, जो दाल से, हाँ, जिससे दाल बनता है, उसके जड़ों में गांठ पाया जाता है। उसी गांठ में ये राइजोबियम रहता है, जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन अस्थिरीकरण का काम करता है। अगला है इसका उपयोग जो लाभदायक है, पर्यावरण को शुद्ध करना। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं व पादपों के मृत हानिकारक अवशेषों का अपघटन कर लेते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये तो हो गया आपका लाभ। लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव जैसे मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, कुछ सूक्ष्मजीव मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। ये रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, जो मानव रोग है, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग। ये रोग जगन्य जीवाणु हैं, जीवाणुओं के द्वारा ये होते हैं। इसका संचरण का विधि होता है वायु।
इसको रोकने के लिए हमें रोगी को पृथक स्थान पर रखना पड़ता है। दूसरा है खसरा, यानी ये विषाणु से उत्पन्न होते हैं। इनकी विसंचरण विधि जो है वह वायु है। इसको रोकने के लिए रोगी के सामान को स्वस्थ व्यक्ति के सामान से बिल्कुल अलग रखा जाता है। तीसरा है चेचक, यह भी विषाणु से होता है। यह भी इसकी भी संचरण विधि वायु संपर्क ही होता है। उचित आयु में इसका टीकाकरण करा दिया जाता है ताकि चेचक ना हो। अगला है पोलियो। पोलियो भी विषाणु से ही होता है और इसकी संचरण की विधि वायु और जल दोनों होता है। इसके लिए भी रोकथाम के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, टीकाकरण कराया जाता है। चौथा है हैजा। हैजा जो कि जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। ये जल या भोजन से इनका संचरण होता है। अच्छे से पके भोजन और उबले पेयजल का उपयोग करने से हमें हैजा से बचा जा सकता है। अब है मोतीझारा, जिसको टाइफाइड भी कहते हैं। ये जीवाणु से उत्पन्न होते हैं और इनके संचरण की विधि जल होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाने के बाद ही हम इससे बच सकते हैं, टाइफाइड से बच सकते हैं। कुछ पादप और जंतु में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे एंथ्रैक्स। इसमें जीवाणु होते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में की थी। इससे मवेशी प्रभावित होते हैं एंथ्रैक्स से। खुर एवं मुंह पका रोग, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है, यह विषाणु से उत्पन्न होता है और यह मवेशियों में ही पाया जाता है। उसके बाद आता है स्वाइन फ्लू का नंबर। स्वाइन फ्लू विषाणु से उत्पन्न होता है और यह सुअरों में पाया जाता है। बर्ड फ्लू विषाणु होता है और ये पक्षियों में पाया जाता है। उसके बाद कुछ पादप रोग भी हैं जो इन सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होते हैं, जैसे नींबू कैंकर, साइट्रस कैंकर जीवाणु। नींबू प्रभावित कौन होता है? नींबू। नींबू में क्या हो जाता है? दाग लग जाता है ना। उसके बाद है गेहूं की रस्ट, फफूंद। यह किसमें होता है? कौन प्रभावित होता है? पादप गेहूं प्रभावित होता है। भिंडी की पीत, यह विषाणु से होता है और किसमें होता है? भिंडी में होता है। अब जानेंगे कि खाद्य परिरक्षण किस तरह से करते हैं या खाद्य परिरक्षण कहते किसको हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें उपयुक्त रसायनों या भौतिक विधियों द्वारा भोजन को संदूषित होने से बचाया जाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाती है। इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे सुखाना या निर्जलीकरण करना। इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थों से जल का निष्कासन। सुखाना या निर्जलीकरण का मतलब होता है खाद्य पदार्थों से जल का निष्कासन। नमी के अभाव में खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्मजीव की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। जब हम उसे सुखा देते हैं तो क्या होता है? सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि में रोक लग जाता है। जैसे सब्जियों में, दालों में, मसालों तथा सूक्ष्म फलों का परिरक्षण इसी विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट परिरक्षक, यानी स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव। इसके लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट कुछ सामान्य परिरक्षक हैं जिनका उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने में किया जाता है। तीसरा विधि है सामान्य नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का प्रयोग मांस व मछली को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु किया जाता है। इस विधि का उपयोग आंवला में, कच्चे आम और इमली आदि के परिरक्षण में किया जाता है।
चौथा है चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम बनाते हैं, जेली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, इससे संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। अब है तेल एवं सिरके का परिरक्षण। तेल एवं सिरके के प्रयोग द्वारा अचार को संदूषित होने से बचाया जाता है, क्योंकि जीवाणु इस वातावरण में जीवित नहीं रह पाते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, गर्म करने से सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। इसी प्रकार हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, इसमें उपस्थित कम तापमान सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को रोक देता है। अगला जो है विधि खाद्य परिरक्षण की, वह है पाश्चुरीकरण। इसका प्रयोग दूध के परिरक्षण हेतु किया जाता है। इस विधि में पहले दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। अधिकांश जीवाणुओं को मारने हेतु इसके पश्चात दूध को ठंडा करके उसका भंडारण कर लिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है उचित भंडारण एवं पैकिंग का। मेवों तथा सब्जियों की सील किए गए तथा वायुरोधी पैकेटों में इसे बेचा जाता है, जिससे ये सूक्ष्मजीव से सुरक्षित रहते हैं। अब जानेंगे कि नाइट्रोजन अस्थिरीकरण कैसे होता है। यह एक वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया है। यह तड़ित द्वारा कुछ विशिष्ट नाइट्रोजन अस्थिरीकारक जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर या नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम द्वारा होती है। अब जानेंगे कि नाइट्रोजन चक्र, ये चक्र कैसे चलते रहता है। सतत रूप से पादपों और जंतुओं द्वारा प्रयोग किए जाने के बाद भी वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा अस्थिर बनी रहती है। ऐसा कैसे? यह प्रक्रियाओं के चक्र द्वारा होता है, जिसे सामूहिक रूप से नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। कुछ विशिष्ट सूक्ष्मजीव जैसे कि राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करते हैं। इसका उपयोग पादपों व उन पर निर्भर जंतुओं द्वारा किया जाता है। इनकी मृत्यु के पश्चात कुछ जीवाणु एवं फफूंद नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं तथा नाइट्रोजन वातावरण